बात आज एक ऐसे खुलासे की या एक ऐसे शख्स के कच्चे चिट्ठे की जो कौड़ियों के मोल जमीन खरीदता है लेकिन करोड़ों के वारे न्यारे कर जाता है, जिसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है, कॉर्पोरेट के नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते हैं। राज्य के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अपने नियम कायदे बदल देते हैं उसकी सहूलियत देखकर। और इतना ही नहीं, जो जमीन के धंधे में है वो पहले पैसा देते हैं, फिर अपनी जमीन उसी पैसे पर उसे सौंप देते हैं और उसके बाद कई गुना ज्यादा में वो जमीन खरीद लेते हैं। ये खेल है क्या? दरअसल ये एक ऐसा खुलासा है जिसके जरिए शायद हिंदुस्तान की एक नई तासीर लिखी जा सकती है और समझा जा सकता है कि किस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त होती रही, चलती रही और जारी है। और इन सब के बीच दस्तावेज ये बताते हैं कि सिर्फ एक राज्य नहीं, कई राज्यों में ये खेल होता है। दिल्ली से सटा है हरियाणा और उधर राजस्थान, और इन जगहों पर हर वो नियम कायदा जो शायद भूमि कानून के मद्देनजर बनता है उसकी धज्जियां उड़ा दी जाती है। हरबंस लाल पहवा से खरीदी सारी पैसा भी इसी शख्स ने दे दिया और फिर इसी को यह जमीन भी बेच डाली। लेकिन खरीद फरोख्त के बीच में जो शख्स हस्ताक्षर करता है उसे बाकायदा अपना नुमाइंदा और कोई नहीं रॉबर्ट वड्रा बना। तो जमीन की खरीद फरोख्त में हर नियम कैसे ताक पर रखे जाते हैं और करोड़ों के वारे न्यारे होते हैं, हम इसकी एक तासीर दिखाने से पहले आपको उन तीन चेहरों के पास लिए चलते हैं। वो तीन चेहरे क्या कहते हैं, तीन चेहरे हम आपको दिखलाते हैं। दरअसल इन तीन चेहरों के इर्द गिर्द ही सारा कुछ घूमता है। एक तस्वीर तो आप देख रहे हैं रॉबर्ट वड्रा की, लेकिन आइए इन तीन तस्वीरों को देखें। हरबंस लाल पहवा और दूसरे हैं महेश नागर। एक शख्स ऐसा है जो जमीन देता है, पैसे देता है, दूसरा शख्स ऐसा है जो जमीन लेता है और रॉबर्ट वड्रा के चेक वहां तक पहुंचाता है। महेश नागर, इनके घर भी हमारे संवाददाता गए, लेकिन पहले समझ लीजिए कि दरअसल रॉबर्ट वड्रा 46 एकड़ की जमीन खरीद बिक्री हरियाणा में, खरीदी नहीं जा सकती इतनी जमीन, लेकिन राजस्थान में 321.78 एकड़ जमीन का सौदा ये भी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन खरीदी लाखों की जमीन को करोड़ों में बेची गई, नियम कायदे ताक पर रख के चले गए। और रॉबर्ट वड्रा के करीबी हरबंस लाल पहवा, हरबंस लाल पहवा का मतलब क्या है ये अपने आप में एक रोचक है, क्योंकि वड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर भी। और इतना ही नहीं, हरियाणा के हमीरपुर में वड्रा की जमीन जो मिलती है उनको यही शख्स बेचता भी है वो जमीन, यानी कंपनी में डायरेक्टर भी, जमीन भी यही शख्स बेचता है। और जो बैलेंस शीट आज तक के पास आती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पता चलता है कहां से पैसा आया कहां गया, उस बैलेंस शीट में भी पैसा पहवा के जरिए आता है। तो वही जमीन फिर खरीद भी ली जाती है उसी पहवा के द्वारा जिसने जमीन बेची। ये खेल क्या है? और एक है महेश नागर, वड्रा के बेहद करीबी। महेश के भाई ललित नागर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सवाल सिर्फ कांग्रेस कनेक्शन का है। बीकानेर में महेश नागर को फ्रंटमैन बनाकर वड्रा ने जमीन दर जमीन कई खेप में खरीदी, एक खेप में नहीं, कई खेप में खरीदी। कई खेप को कई कंपनियों के द्वारा खरीदी गई, हर कंपनी में स्टेक इक्विटी रॉबर्ट वड्रा की। और ये सब खेल चलते रहता है। और इन खेल के बीच जो दस्तावेज आज तक के पास हैं वो वाकई हैरानी वाले। लेकिन आइए पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उस रिपोर्ट के जरिए एक तस्वीर साफ होगी कि ये पूरा खेल चल कैसे रहा था और इस खेल के पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ एक ताकतवर दाद है या कुछ और भी है। दूर दूर तक फैली हरियाली, यमुना की बेटी में पड़ने वाली उपजाऊ जमीन दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर ये अमीपुर गांव है, वो जगह जिसकी रॉबर्ट वड्रा को तलाश थी। बेहद सस्ते दाम पर काफी जमीन पहले खरीदी गई और फिर ऊंची कीमत पर बेच दी गई। यहीं पर रॉबर्ट वड्रा ने एक ही शख्स हरबंस लाल पहवा से चार जमीन सौदे किए। हरियाणा में फरीदाबाद जिले के अमीपुर गांव में वड्रा ने कुल 46 एकड़ जमीन खरीदी और फिर उसे पहवा को ही ऊंचे दाम पर बेच दिया। इन सभी सौदों में हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 का सीधे उल्लंघन हुआ। आज तक की पड़ताल से साबित हुआ कि कैसे वैध जमीन सौदों के नाम पर पैसों का लेन देन हुआ। अब आप पहली डील पर नजर डालिए। 8 सितंबर 2005 को रॉबर्ट वड्रा ने फरीदाबाद जिले के अमीपुर गांव के हरबंस लाल पहवा से 12 एकड़ जमीन खरीदी।
32 लाख रुपए से कुछ ज्यादा कीमत देकर। और ये दूसरी डील के दस्तावेज हैं। 14 अप्रैल 2006 को रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा से ही 30 लाख रुपए में और 10 एकड़ जमीन खरीदी। तीसरी डील को देखिए। उसी साल 13 जनवरी को वाड्रा ने हरबंस लाल पाहवा से ही अमीपुर गांव में 19 एकड़ और जमीन खरीदी, इस बार 54 लाख रुपए पर। और अब ये रही चौथी डील। 28 अप्रैल 2006 को वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी ने अमीपुर गांव में ही पाहवा से 5 एकड़ जमीन का सौदा किया, 15 लाख रुपए में। जमीन का यह सौदा कानून का उल्लंघन है, क्योंकि वाड्रा दंपत्ति ने 46 एकड़ जमीन खरीदी है। वो हरियाणा सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972 के तहत अधिकतम जमीन रखने की क्षमता से कहीं बहुत ज्यादा है। हरियाणा में एक आदमी या एक परिवार को ज्यादा से ज्यादा 26.9 एकड़ खेती लायक जमीन रखने की इजाजत है, जिस जमीन पर कम से कम एक फसल पैदा होती हो, या फिर इतनी ही जमीन रखने की इजाजत 3 बच्चों वाले परिवार को है। 7.2 हेक्टेयर और 21 हेक्टेयर में जो भी जमीन से ज्यादा है तो वो होल्ड नहीं कर सकता, फिर ये गैर कानूनी है, अनऑथराइज्ड है। तो उसको इस एक्ट के तहत सरप्लस डिक्लेयर करके वो सारी एक्स्ट्रा जमीन जो इसको सरप्लस एरिया कहते हैं वो सरकार में वेस्ट करती है। उसकी ओनरशिप मलकियत सरकार को चली जाती है और सरकार के आगे ड्यूटी है इस कानून के तहत वो गरीब लोगों में, लैंडलेस लोगों में, हरिजनों में, बैकवर्ड क्लासेस में उस जमीन को बांटे। न सिर्फ लैंड सीलिंग एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि पैसों का ऐसा अजीब लेन देन का मामला है जिसमें वाड्रा ने उसी शख्स को जमीन बेच दी जिसे खरीदी। वो 46 एकड़ जमीन लैंड डीलर हरबंस लाल पाहवा को दोहरी कीमत पर और 3 किश्तों में बेची गई। इस तरह 5 साल से भी कम समय में बेचने वाला तो खरीदार बन गया और खरीदने वाला विक्रेता। आज तक के पास दस्तावेज हैं जो कि बताते हैं कि किस तरह से रॉबर्ट वाड्रा ने 46 एकड़ जमीन अमीपुर गांव में खरीदी, जो कि लैंड सीलिंग एक्ट का उल्लंघन है। ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने हरबंस लाल पाहवा से खरीदी, जिसकी कंपनी ने रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लोन भी दिया था। 3 साल बाद वही जमीन रॉबर्ट वाड्रा ने हरबंस लाल पाहवा को 2 गुनी कीमत पर बेच दी। आज तक ने इस मसले पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर विपिन मलिक से बात की, जो बड़े बड़े टैक्स मामलों को देखते रहे हैं। मलिक का कहना है कि इन जमीन सौदों में जो कुछ दिखता है, मामला उससे कहीं कुछ ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू के साथ एक ही आदमी पहले कंसोलिडेट करता है किसानों से और वो करके उसको बेचता है एक संपन्न परिवार को, और वो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है उसकी, क्योंकि कई बार होता है कि वो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है। अगर तो रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन उसका ये बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है उसका, और ब्रोकर नहीं है वो, तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली हो रहा है पैसा। सवाल यह है कि हरबंस लाल पाहवा और रॉबर्ट वाड्रा के बीच क्या रिश्ता है, जिससे कि दोनों ने एक दूसरे से जमीन खरीदने और फिर बेचने का अजीबोगरीब काम किया। ये पूरी पहेली तब खुलती गई जब आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने वाड्रा के कारोबार से जुड़े सारे तार खंगाले। वाड्रा की बैलेंस शीट्स को देखते हुए हमारी नजर 1,55,00,000 रुपए पर अटक गई, और एक बार फिर यहाँ हरबंस लाल पाहवा का नाम था। आज तक के हाथ लगे दस्तावेज बताते हैं कि पाहवा की कंपनी कार्निवल इंटरकॉन्टिनेंटल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड ने वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को 1,55,00,000 रुपए का कर्ज दिया। वाड्रा की कंपनी रियल अर्थ में 1 साल से ज्यादा समय तक पाहवा डायरेक्टर रहे, 18 फरवरी 2008 से 23 मार्च 2009 तक। लेकिन वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी की माने तो इस लैंड डील में वाड्रा को संदेह का लाभ भी मिल सकता है। On the basis of what is mentioned in this paper, I can say that there is prima facie no illegality which one can allege, and it is the right of every citizen of the country to acquire land. It is the right of every citizen of the country to dispose of land. So I don't know why he should actually feel compelled to answer this. आज तक ने हरबंस लाल पाहवा से गुड़गांव स्थित उनके घर में मिलने की कोशिश की। हमारी टीम ने वाड्रा के साथ उनकी डीलिंग्स का ब्यौरा हासिल करना चाहा।
Mr. Harbans Lal Pava and his association with Mr. Robert Vadra. So we wanted to speak to him. Actually, Papa is unwell. He has got this acute respiratory failure. Oh, so He was admitted in Medanta. so are you Lokesh or Gulshan? I'm Gulshan Papa. So can we talk to you on the issue? I don't know anything about it because I don't have any single idea. आज तक के हाथ में रॉबर्ट वड्रा और हरबंस लाल पावा के कारोबारी रिश्तों के दस्तावेज भी मौजूद हैं। रॉबर्ट वड्रा की कंपनी की बैलेंस शीट साफ बताती है कि हरबंस लाल पावा की कंपनी ने रॉबर्ट वड्रा की कंपनी को 1,55,00,000 रुपए का लोन भी दिया था। रॉबर्ट वड्रा की कंपनी रियल अर्थ में हरबंस लाल पावा 1 साल से ज्यादा समय के लिए डायरेक्टर रहे। जिन विशेषज्ञों से आज तक ने बातचीत की वो साफ कहते हैं कि पैसे के लेन देन के तमाम तरीकों पर सवाल खड़े होते हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। सुमेश नेहरा के साथ आशीष महर्षि, अमीपुर, आज तक। दरअसल ये दस्तावेज कुछ ऐसे सवाल खड़ा करते हैं जिसके बाद लग सकता है आपको कि कोई दामाद इतना रईस चंद दिनों में कैसे हो जाए। हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, हमारे साथ मेहमान जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बतला देते हैं। दरअसल रॉबर्ट वड्रा का मतलब आज की तारीख में 11,000 करोड़ है। अब आप सोचेंगे कंपनी कौन सी है, बहुत आसान है, आजकल तो बहुत चीजें पारदर्शी हो गई हैं। उसमें आप चले जाइए, यूनिटेक में 20%, स्काईलाइट हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड इनका है, ब्लू ब्लिस, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क, रियल अर्थ स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, डीएलएफ में स्टेक है, हिल्टन गार्डन दिल्ली में भी स्टेक है, एक लंबी फेरिस्त है। हमारे साथ आशीष भी जुड़े, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जो कि लगातार टटोल रहे थे उन घरों को, और साथ ही विपिन मलिक साहब जुड़ गए, आरबीआई के पूर्व डायरेक्टर है, और संजय झा भी आ गए हैं जो कि हमारा कांग्रेस.com भी चलाते हैं। विपिन मलिक, पहले तो आप ही सवाल कि ये मसला सिर्फ टैक्स का है, नियम कायदों को ताक रखने का है, या फिर इस देश के भीतर कंपनी लॉ के जरिए ही कंपनियों के जरिए पैसा बनाने का खेल है? क्या लगता है, क्योंकि जमीनों की खरीद फरोख्त जिस आसानी तरीके से होती चली गई और करोड़ों के वार न्यारे होते, लगता क्या है? विपिन मलिक साहब। वाजपेयी साहब, जो अभी केटीएस तुलसी ने कहा कि आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शंस करने का हक है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन शेडी ट्रांजैक्शंस करने का हक नहीं है किसी को भी। और जो भी आपने ये खुलासा किया, अकाउंटिंग की रेगुलेटरीज बताई, वो सारी बताती हैं कि ये शेडी ट्रांजैक्शंस है जिसमें पैसा एक ही आदमी से बारो किया जाता है, उसको सभी क्रेडिटर के शेप में दिखाया जाता है कि मैंने उसका पैसा देना है, लैंड तो उसको चेक इशू कर दिया जाता है जो कि चेक प्रेजेंट नहीं होता बैंक में, और उसके लैंड ट्रांजैक्शन हो जाती है, सब रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री हो जाती है, परचेज हो जाती है, सेल हो जाती है, राउंड ट्रिपिंग टाइप ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसमें कि एक मिनट मलिक साहब, चीज बताइए, आप शेयर ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, पैसा कहां से रहा है? नहीं, हम एक चीज बताइए, देखिए आम लोग, हिंदी चैनल है, आम लोग बड़ी सरल भाषा जानना चाहते हैं, ये देश के साथ लूट नहीं है क्या? वेल, ये देश के साथ लूट, क्या लूट तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि लैंड टेररिज्म बाय रूलर्स है, एक सिंपल भाषा में, जिसमें कि ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर दी जाती हैं, पॉइंट आउट कर दी जाती हैं, और जब पॉइंट आउट करने के बाद इग्नोर कर दी जाती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, एक घूमते हुए एक एक्स इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स के हैं मेंबर, उससे पूछा मैंने कि भाई आप लोग क्या करते हो जब ऐसी ट्रांजैक्शंस पॉइंट आउट करते हैं? कहते हैं देखो भाई, ये जो लॉ है ये तो मैंगो पीपल के लिए, आम आदमी के लिए। आशीष, आप दोनों के घर गए, दोनों के घर में आपने क्या देखा? कोई बात नहीं हुई तो आपने महसूस क्या किया कि ये शख्स अपने अपने इलाके, अपने अपने क्षेत्र के सबसे ताकतवर हो चले हैं रॉबर्ट वड्रा के साथ नाम सुनने से? देखिए, घर की अगर आप देखें, अगर आप तस्वीरें देखें, चाहे वो रॉबर्ट वड्रा का हो या फिर हरबंस लाल पावा का हो, बहुत ही खूबसूरत घर है, बहुत बड़े घर हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप अपनी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े घर के हैं। हरबंस लाल पावा के 2 घर हैं गुड़गांव के अंदर। हमने 10 सवाल रॉबर्ट वड्रा को भेजे थे, उनका जवाब नहीं आया। यहां हमने महेश नागर से संपर्क करने की कोशिश करी, उनका जवाब नहीं आया। हरबंस लाल पावा से संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला उनकी तबियत खराब है। परिवार में उनके दोनों बेटे उस कंपनी में डायरेक्टर हैं जिसने लोन दिया था, लेकिन वो भी कहते हैं हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं बताना चाहते। तो कुल मिला के आप अगर देखें प्रसून जी, तो जवाब अभी तक आज तक को नहीं मिला है। दरअसल ये दस्तावेज कुछ ऐसे सवाल खड़ा करते हैं जिसके बाद लग सकता है आपको कि कोई दामाद इतना रईस चंद दिनों में कैसे हो जाए। हम सवालों का सिलसिला शुरू करें, हमारे साथ मेहमान जुड़ते चले जाएंगे, लेकिन एक चीज हम आपको बतला देते हैं। दरअसल रॉबर्ट वड्रा का मतलब
आज की तारीख में 11,000 करोड़ है। अब आप सोचेंगे कंपनी कौन सी है? बहुत आसान है, आजकल तो बहुत चीजें पारदर्शी हो गई हैं। उसमें आप चले जाइए, यूनिटेक में 20%, स्काईलाइट हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का है, ब्लू ब्लिस, नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क, रियल अर्थ स्टेट प्राइवेट लिमिटेड, डीएलएफ में स्टेक है, हिल्टन गार्डन दिल्ली में भी स्टेक है। एक लंबी फेरिस्त है। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार टटोल रहे थे उन घरों को, और साथ ही विपिन मलिक साहब जुड़ गए, आरबीआई के पूर्व डायरेक्टर है, और संजय झा भी आ गए हैं, जो कि हमारा कांग्रेस.com भी चलाते हैं। विपिन मलिक, पहले तो आप ही सवाल कि ये मसला सिर्फ टैक्स का है, नियम कायदों को ताक के रखने का है, या फिर इस देश के भीतर कंपनी लॉ के जरिए ही, कंपनियों के जरिए पैसा बनाने का खेल है? क्या लगता है? क्योंकि जमीनों की खरीद फरोख्त जिस आसानी तरीके से होती चली गई और करोड़ों के वार-न्यारे होते, लगता क्या है विपिन मलिक साहब? वाजपेयी साहब, जो अभी केटीएस तुलसी ने कहा कि आम आदमी को, आम बिजनेसमैन को ट्रांजैक्शंस करने का हक है, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन शेडी ट्रांजैक्शंस करने का हक नहीं है किसी को भी। और जो भी आपने ये खुलासा किया, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज बताई, वो सारी बताती हैं कि ये शेडी ट्रांजैक्शंस है, जिसमें पैसा एक ही आदमी से बोरो किया जाता है, उसको सभी क्रेडिटर के शेप में दिखाया जाता है कि मैंने उसका पैसा देना है, लैंड तो उसको चेक इशू कर दिया जाता है, जो कि चेक प्रेजेंट नहीं होता बैंक में, और उसके लैंड ट्रांजैक्शन हो जाती है, सब रजिस्ट्रार के रजिस्ट्री हो जाती है, परचेज हो जाती है, सेल हो जाती है, राउंड ट्रिपिंग टाइप ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिसमें कि एक मिनट मलिक साहब, चीज बताइए, आप शेयर ट्रांजैक्शन कह रहे हैं, पैसा कहां से रहा है? नहीं, हम एक चीज बताइए, देखिए आम लोग, हिंदी चैनल है, आम लोग बड़ी सरल भाषा जानना चाहते हैं, ये देश के साथ लूट नहीं है क्या? वेल, ये देश के साथ लूट, क्या लूट तो मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि लैंड टेररिज्म बाय रूलर्स है, एक सिंपल भाषा में, जिसमें कि ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर दी जाती हैं, पॉइंट आउट कर दी जाती हैं, और जब पॉइंट आउट करने के बाद इग्नोर कर दी जाती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले, एक घूमते हुए एक एक्स इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स के हैं मेंबर, उससे पूछा मैंने कि भाई आप लोग क्या करते हो जब ऐसी ट्रांजैक्शंस पॉइंट आउट करते हैं? कहते हैं देखो भाई, ये जो लॉ है ये तो मैंगो पीपल के लिए, आम आदमी के लिए। तो हरियाणा लैंड सीलिंग एक्ट 1972 हो, या फिर इंपोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1973 का, राजस्थान का, सबको ताक पर रखा है। लेकिन अब जो हम रिपोर्ट आपको दिखाने जाने हैं वो हैरतअंगेज है। उस रिपोर्ट में दरअसल जो शख्स डील करता है, पहले उसके बारे में हम आपको दस्तावेज दिखा दें। यह दस्तावेज है जिसमें रॉबर्ट वाड्रा अधिकार देते हैं, आपको यह जानकारी दी जाती है कि महेश नागर को मैं ऑथराइज कर रहा हूं, जो कि बीएस नागर के बेटे हैं। इनके घर का पता 453 सेक्टर 17 फरीदाबाद हरियाणा है, और ये रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए बस्ती चौहान, तहसील कोलायत, डिस्ट्रिक्ट बीकानेर, राजस्थान से है। मेरे बिहाफ में ये सारी डील करेंगे। अब ये डील क्या की गई, पहले आइए जरा एक रिपोर्ट दिखा, उसके बाद हम चर्चा जरा शुरू करेंगे कि इस देश में डील ऐसे भी होती है। राजस्थान के बीकानेर जिले में दूर तक फैली बंजर जमीन, यही वो जगह है जहां इस बेकार पड़ी जमीन से रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचा। क्या वाड्रा इस जमीन पर दांव खेलने वाले महज एक चतुर खिलाड़ी थे, या फिर उन्हें पहले से ही इस वीरान इलाके से होने वाले फायदे की जानकारी थी? भले ही रॉबर्ट वाड्रा ने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन से ठीक पहले सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी हो, लेकिन आज तक ने उन 4 लेन देन के मामलों को उजागर किया है जिसमें 321.78 एकड़ जमीन ली गई, जबकि इजाजत तो सिर्फ 175 एकड़ जमीन रखने की ही है। ये बीकानेर जिले के कोलायत इलाके का बस्ती चौन गांव है। वाड्रा के फ्रंट में महेश नागर ने 2009 में 218 एकड़ जमीन खरीदी। नागर ने ही बीकानेर के कोलायत इलाके में रॉबर्ट वाड्रा के लिए सारी डील की। तारीख 9 अप्रैल 2009। खरीदार रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से महेश नागर। वाड्रा का रिश्ता डायरेक्टर रियल अर्थ प्राइवेट लिमिटेड। विक्रेता अभिजीत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के विनीत सोपा।
खरीदी गई जमीन 218 एकड़, इलाका बस्ती चौनन गांव, कोलायत तहसील, जिला बीकानेर, खसरा नंबर 5863। गजनेर गांव, 4 जून 2009 को वाड्रा ने यहां 36 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी। लैंड डील दस्तावेजों से यहां पता चलता है कि महेश नागर ने ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड की तरफ से जमीन खरीदी थी। इस कंपनी में वाड्रा का नाम बतौर डायरेक्टर है। तारीख 4 जून 2009, खरीदार ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड की तरफ से महेश नागर, वाड्रा से रिश्ता, डायरेक्टर ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड। खरीदी गई जमीन 36.87 एकड़, इलाका गजनेर गांव, कोलायत तहसील, जिला बीकानेर, खसरा नंबर 657 445। 4 जून 2009 को ही वाड्रा ने गजनेर गांव में 27 एकड़ जमीन और खरीदी। एक बार फिर खरीदार महेश नागर ही थे। तारीख 4 जून 2009, खरीदार ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड की तरफ से महेश नागर, वाड्रा से रिश्ता, डायरेक्टर ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड। खरीदी गई जमीन 27.28 एकड़, इलाका गजनेर गांव, कोलायत तहसील, जिला बीकानेर, खसरा नंबर 658 445। 12 जून 2009 को वाड्रा ने गजनेर गांव में ही और 39 एकड़ जमीन ले ली। महेश नागर ने ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग की तरफ से यह जमीन खरीदी। तारीख 12 जून 2009, खरीदार ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड की तरफ से महेश नागर, वाड्रा से रिश्ता, डायरेक्टर ब्लू ब्रीज प्राइवेट ट्रेडिंग लिमिटेड। खरीदी गई जमीन 39.63 एकड़, इलाका गजनेर गांव, कोलायत तहसील, जिला बीकानेर, खसरा नंबर 660 445। लेकिन नागर तो सिर्फ दस्तखत करने के लिए अधिकृत था, न कि वो जमीन का मालिक। लैंड डील में रियल अर्थ और ब्लू ब्रीज नाम की जिन दो कंपनियों की वो नुमाइंदगी कर रहा था, उसमें बड़े स्टेक होल्डर रॉबर्ट वाड्रा हैं। मसलन रियल अर्थ में वाड्रा के पास 99% इक्विटी है, जबकि बाकी 1% इक्विटी उनकी मां मॉरीन के पास है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड में सिर्फ 2 शेयर होल्डर्स हैं, रॉबर्ट और उनकी मां मॉरीन। आज तक पास एमएस रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जारी चेक की कॉपी है, जिस पर रॉबर्ट वाड्रा के दस्तखत हैं। जमीन खरीदने के लिए दिए गए ये चेक साबित करते हैं कि अपने फ्रंटमैन महेश नागर के जरिए सारा काम वाड्रा ही करा रहे थे। तारीख 9 अप्रैल 2009, रकम चुकाई गई अभिजीत एग्रो, मालिक विनीत असोपा। चेक नंबर 759382, रकम 91,50,000 रुपए। दस्तखत रॉबर्ट वाड्रा, बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तारीख 9 अप्रैल 2009, रकम चुकाई गई सरिता बोथरा, विनीत असोपा के पास वाले प्लॉट की मालकिन। चेक नंबर 759384, रकम 8.5 लाख रुपए। दस्तखत रॉबर्ट वाड्रा, बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आज तक ने फरीदाबाद तक रॉबर्ट वाड्रा के फ्रंटमैन महेश नागर की तलाश की। पहले तो उन्होंने आज तक से बातचीत करने का वादा किया, लेकिन बाद में मुकर गए। कोई भी नहीं। ये लेन देन राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट 1973 का साफ साफ उल्लंघन है, क्योंकि वाड्रा ने अप्रैल 2009 में 175 एकड़ जमीन रखने की अधिकतम सीमा को पार किया। वाड्रा ने अप्रैल 2009 और अगस्त 2010 के बीच 321 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी। ये राजस्थान इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स एक्ट 1973 का उल्लंघन था। रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में वाड्रा के लिए लैंड सीलिंग को अधिकतम सीमा तक खींचा गया। कानून के मुताबिक रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में 125 से 175 एकड़ जमीन रखने की इजाजत है। सीलिंग एक्ट के उल्लंघन के बावजूद 321 एकड़ से ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री की इजाजत दी गई। रजिस्ट्री के टाइम चेक मिला था मेरे को, तभी पता चला कि रजिस्ट्री उनके पक्ष में हो रही है। मार्केट रेट 40,000 था, उनका ऑफर ठीक था, इसलिए सौदा हो गया। जिस टाइम सेल रेट लिख रहे थे हम लोग, उसी टाइम हमारे को आइडिया हुआ कि ये रॉबर्ट वाड्रा जी ले रहे हैं। उससे पहले हमारे को आइडिया नहीं था, तो जानकारी करने का तो प्रश्न ही नहीं है।
अशोक गहलोत सरकार दो मायने में गुनहगार नजर आती है। पहले जब 2009 में वाड्रा राजस्थान में जमीन खरीद रहे थे तब उसे नजरअंदाज कर दिया, और जब जमीन खरीद ली तब जमीन एक्ट में संशोधन करके उसे कानूनी तौर पर वैधता दे दी। सितंबर 2010 में राज्य सरकार ने 3 दशक से भी ज्यादा पुराने कानून में संशोधन किया, साथ ही जमीन पर सीलिंग भी खत्म कर दी। संशोधन में सभी पुराने अधिग्रहण को सही ठहराने के लिए जरूरी नियम जोड़ दिए गए ताकि उस इलाके में वाड्रा ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीद सकें। 175 एकड़ से ज्यादा जमीन जो डेजर्ट एरिया में है वो नहीं खरीदी जा सकती, और जैसा कि हमें डॉक्यूमेंट्स इनसे पता चला है कि जमीन हजारों एकड़ों में खरीदी गई है और बहुत ही कम दाम पे। तो ये अपने आप में एक इलीगल एक्ट है, और इस इलीगल एक्ट को सही करने के लिए सरकार ने अपना पूरा सहयोग दिया है। वो ये कि 2010 में एक अमेंडमेंट लाए इस एक्ट में सेक्शन 17 के अंदर, जिसके अंदर ये कह दिया है कि इसके बियॉन्ड जमीन खरीदी जा सकती है और उसके लिए कोई परमिशन नहीं ली जाए। जहां वाड्रा के उल्लंघन को कानूनी जामा पहनाने के लिए कांग्रेस शासित राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव कर दिया, वहीं करीब 3 साल तक वो सोलर पॉलिसी पर भी बैठी रही। ये वो दौर था जब वाड्रा ने इस इलाके में बड़ा लैंड बैंक तैयार कर लिया। जमीन खरीदने के लिए सीलिंग एक्ट में बदलाव के साथ साथ राजस्थान सरकार ने सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड बैंक बनाने की बात को भी दबा दिया। इससे रॉबर्ट वाड्रा के लिए रेगिस्तान में ज्यादा से ज्यादा जमीन खरीदने के लिए रास्ता खुल गया। बीजेपी का आरोप है कि सरकार की मिलीभगत से वाड्रा ने काफी फायदा उठाया। अप्रैल 2009 वाड्रा ने कुलायत इलाके में जमीन खरीदनी शुरू की। नवंबर 2009 केंद्र का जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन शुरू। 2009 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र का राज्यों को लैंड बैंक बनाने का निर्देश। 2009 से 2011 के बीच वाड्रा ने सैकड़ों एकड़ जमीन खरीद ली। अप्रैल 2011 राजस्थान सरकार की सोलर पॉलिसी शुरू। जहां सोलर प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव आया वहां की बंजर जमीन भी महंगी हो गई। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है कि कैसे बीकानेर में वाड्रा ने मोटा मुनाफा कमाया। उन्होंने बीकानेर के कुलायत इलाके में 81.35 एकड़ जमीन खरीदकर बाद में 6 गुने दाम पर सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू करने वाली इंडो फ्रेंच कंपनी फोनरॉक सारस को बेच दी। सिर्फ इसी एक ट्रांजैक्शन से वाड्रा ने 612% लाभ कमाया। 2 साल के भीतर जमीन की कीमत 6 गुना बढ़ गई। तारीख 24 मार्च 2010, खसरा नंबर 452, 450, 461, 462, गांव गजनेर, क्षेत्र 81.3 एकड़, कीमत 28 लाख रुपए। खरीदार प्रफुल्ल भिया की तरफ से महेश नागर, कंपनी स्काईलाइट रियल्टी। बेचा गया फोनरॉक सारस के प्रमोद राजू। तारीख 23 मार्च 2012। जमीन की कीमत 1.99 करोड़, फायदा 1.7 करोड़। 4 जून 2009 को गजनेर में वाड्रा के फ्रंटमैन महेश नागर ने 37.29 एकड़ जमीन खरीदी। फिर उसे 3 साल में ही 18 गुना से भी ज्यादा दाम पर इंडो फ्रेंच कंपनी फोनरॉक सारस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया। तारीख 4 जून 2009, खसरा नंबर 657, 445, गांव गजनेर, क्षेत्र 37.3 एकड़, कीमत 8.7 लाख रुपए। खरीदार महेश नागर, कंपनी ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। बेचा गया फोनरॉक सारस एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तारीख 23 मई 2012। बेचने की कीमत 1,01,62,599 रुपए। लाभ 92.9 लाख रुपए। 4 जून 2009 को वाड्रा के फ्रंटमैन ने एक बार फिर गजनेर गांव में ही 27.5 एकड़ जमीन खरीदी और उसे 6 गुने दाम पर बेच दिया। उन्होंने 13 लाख से कुछ ज्यादा दाम पर जमीन खरीदकर 75 लाख से ज्यादा कीमत पर फोनरॉक राजहंस को बेच दिया। तारीख 4 जून 2009, खसरा नंबर 658, 445, गांव गजनेर, क्षेत्र 27.5 एकड़, कीमत 13.2 लाख रुपए। खरीदार महेश नागर, कंपनी ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। बेचा गया फोनरॉक राजहंस प्राइवेट लिमिटेड। तारीख 23 मई 2012। बेचने की कीमत 75 लाख रुपए। लाभ 62 लाख रुपए। ये जमीन इसने 30 लाख और समथिंग में खरीदी और 1 करोड़ और 20 लाख में बेची। कितने में? 1.5 साल में।
तो इतना ज्यादा मुनाफा तो और किसी धंधे में तो हो नहीं सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे यहाँ राजस्थान में पहले जमींदार थे, जागीरदार थे, जिनके पास जमीनें थी और वो समय आने देते थे, तो ये एक बड़ा जमींदार बन गया, एक जागीरदार बन गया यहाँ हमारे यहाँ। और उसने अच्छा इसकी सीलिंग है, तो सारी चीजों किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया, बस करते गए रजिस्ट्रियां और अब ये इसके बाद 10,000 बीघा जमीन है। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि राजस्थान सरकार का संरक्षण है इसमें, नहीं तो कोई एक आम आदमी जमीन खरीदे तो तुरंत कार्रवाई बैठा देते हैं, इतनी जमीनें कहां से खरीदते हो, पैसा कहां से आ रहा, तो इसको कार्रवाई क्यों नहीं बैठा रहे हो? पूरी रेवेन्यू एजेंसी, रेवेन्यू लोग जो इसमें इन्वॉल्व थे, सब रजिस्ट्रार, सारों को पता था कि ऊपर से मैसेज है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। 2009 से 2011 के बीच लैंड बैंक बनाने के केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार बैठी रही। राज्य सरकार की काहिली ने वाड्रा को 16 केंद्रों के आसपास लैंड बैंक बनाने में मदद की। बीकानेर क्षेत्र में 16 केंद्रों की जानकारी सिर्फ राज्य सरकार और केंद्र को थी। राज्य की 16 पॉलिसी में रियायती दर पर जमीन मुहैया कराने का प्रावधान था। राज्य सरकार ने रियायती दर पर जमीन बेचने का प्रस्ताव रखा, मगर राज्य सरकार की अधिग्रहित जमीन खरीदने कोई नहीं आया। इसकी वजह सरकार की अधिग्रहित जमीन की ट्रांसमिशन हब से दूरी थी। इसलिए कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर में जमीन खरीदने के लिए वाड्रा से साठगांठ की? क्या राज्य सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव इसलिए किया ताकि तय सीमा से ज्यादा जमीन खरीदने वाले वाड्रा का सौदा कानूनन जायज हो सके? क्या जमीन खरीदने से पहले ही वाड्रा को उस इलाके में सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के आने की जानकारी मिल गई थी? 3 साल में सरकार लैंड बैंक बनाने में क्यों नाकाम रही? वांकुर वधावन, बीकानेर, आज तक। हमारा कांग्रेस.com चलाते हैं संजय झा जी। इस रिपोर्ट को देखने के बाद हमको फिरोज गांधी याद आ गए। दरअसल फिरोज गांधी वो शख्स थे जिन्होंने मुद्रा केस को उठाया था, अगर आपके जहन में याद हो तो। आपको तो हमारा कांग्रेस.com चलाते हैं, तो आपको नहीं लगता इन सारी चीजों का जिक्र किया जाना चाहिए? देखिए, एक बात का जिक्र तो आप ही कैसे भूल गए, उससे मुझे भी काफी आश्चर्य हुआ है, क्योंकि एक कहते हैं कि जर्नलिज्म में एथिक्स बहुत बड़ी चीज है। यू हैव टू प्रेजेंट बोथ साइड्स ऑफ द स्टोरी। आपने अपने दर्शकों को यह नहीं बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब एक पिटीशन फाइल किया गया था कि रॉबर्ट वाड्रा पर छानबीन हो, हरियाणा का जो आरोप लगा हुआ है कि उन्होंने जमीन गलत तरीके पे कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पिटीशन को रद्द कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, अखबारों में या कहीं पर हियरसे से किसी पर छानबीन नहीं शुरुआत होती है। दूसरी बात, जब अशोक खेमका और बाकी लोगों ने हरियाणा की जमीन के बारे में उन पर आरोप लगाया था रॉबर्ट वाड्रा पर, तो वहां के 3 काफी जाने माने आईएएस ऑफिसर्स, डेप्यूटी कमिश्नर्स ने अशोक खेमका की जो भी उन्होंने कैंसिल किया था वो डील, म्यूटेशन की डील को, उन्होंने कहा कि अशोक खेमका ने गलती की कैंसिल करने से, और उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा के जो पेपर्स थे, जो म्यूटेशन के पेपर्स हैं, वो बिल्कुल सही थे। जहां तक राजस्थान का सवाल है, आपने काफी एक लंबा एक पैकेज चलाया है, मैं उसको काफी गौर से सुन रहा था। देखिए, कोई भी यदि रियल एस्टेट इन्वेस्टर हो तो कौन भी बंजर जमीन या वेस्टलैंड जमीन या बैरन जमीन खरीदे, वो उसका हक है। एक निजी व्यापार या गैर सरकारी आदमी का वो हक है। आप कह रहे हैं कि सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कुछ कानून बदले, लैंड सीलिंग एक्ट बदली या सोलर एनर्जी का कोई सबस्टेशन वहां पर। संजय जी एक चीज बताइए। संजय जी, बड़ा महत्वपूर्ण आपने मुद्दा। देखिए संजय जी, आप एक हमारा कांग्रेस.com चलाते हैं, हम नहीं सोच रहे हैं कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं या नहीं है, हमारा सिर्फ एक आग्रह था। और देखिए, आप जो बोल रहे हैं एथिक्स की बात है, आप खुद बोल रहे हैं। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएफ मामले में कहा था, इस मामले में नहीं कहा था जो हम दिखा रहे हैं। हम दस्तावेज रख के आपसे एक सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारा कांग्रेस.com चलाते हैं। तो आप कह दीजिए कि भाई देखिए, ये चीजें नहीं रखी जा सकती है, मसला कांग्रेस का है, हम तो कांग्रेस का। हमारा कहना है, कांग्रेस की अध्यक्षा है सोनिया गांधी, उनके दामाद हैं, और जो बात मलिक साहब कह गए कि लैंड टेररिज्म बाय रूलर्स है, ये क्या, इस पे ये तो आपको बोलना चाहिए और उस पे लाना चाहिए ना इन चीजों को। नहीं, मैं इसमें कुछ और भी कहूंगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में और राजस्थान में जहां जमीन का बिजनेस जो है, वहां पर दुनिया भर में, और मैं आपको बता दूंगा, ये प्रॉपर्टी मार्केट्स दुनिया भर में एक बहुत ही बड़ा, एक रिस्की, जोखिम भरा एक व्यापार है। और इसमें आप कुछ लोग बहुत अचानक 4 महीनों में करोड़पति बन जाते हैं, और वहां पर नुकसान भी बहुत होता है।
इस हाई रिस्क हाई ये बात आपने अच्छी खुल दी कि दरअसल कितना रिस्की होता है ये। मेघवाल जी के पास चल रहे हैं, बीकानेर के सांसद हैं। मेघवाल जी, आपने लगातार सवाल उठाए, लेकिन देखिए इस बीच हमारे पास आप ही के इलाके से एक व्यक्ति ने मैसेज भेजा है कि दरअसल दलितों के पट्टे की जमीन भी दी गई और गेस्टेड हॉलीडे के दिन म्यूटेशन हुआ है। इस मुद्दे को आप लगातार उठा रहे हैं। सवाल अब बड़ा सीधा है, क्या राजस्थान सरकार का इन्वॉल्वमेंट आप इसमें देखते हैं या सिर्फ ये मानते हैं कि जी नहीं, दिल्ली से कहा जाता है और कार्रवाई इस देश के भीतर नहीं होती? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का इन्वॉल्वमेंट मैं इसमें इसलिए देखता हूं कि 722 कंपनियां सोलर एनर्जी के लिए रजिस्टर्ड होती है और उनको कहा जाता है कि आपको राजस्थान के बीकानेर में या तो जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी या 10% डीएलसी रेट पे दी जाएगी। उसके बाद इनको जमीन तब देखने जाते हैं क्योंकि उनको जमीन चाहिए ग्रिड स्टेशन के आसपास। जब वो जमीन देखने जाते हैं और उनको कहते हैं कि हमें जमीन चाहिए, तो कहते हैं भी जमीन तो रॉबर्ट वाड्रा की है। तो राजस्थान सरकार का इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं है? क्या कोई आदमी 2-3 साल में 10,000 बीघा जमीन एक जगह खरीदता है और सरकार को पता नहीं रहता? रेवेन्यू एजेंसी उसको रेड कॉर्पोरेट आपका ट्रीटमेंट देती है। हमने ये जब बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठाया, तो अभी आपके किसी दर्शक ने कहा कि दलित की जमीन भी ले ली, ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीकानेर में कहा। अभी अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि बीजेपी चुनावी साल के कारण ऐसा कह रही है। मैं ये लेटर दिखाना चाहता हूं 9/11/12 को, जो मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा कि इसमें जरूर घपला हुआ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी आंखें मूंदी है और आपने सीलिंग एक्ट में संशोधन करके और रॉबर्ट वाड्रा को भूलक्षी प्रभाव से भी फायदा पहुंचाया है और अभी तक आपने इस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया है ताकि दूसरी कंपनियां जमीन सीधी किसानों से ले नहीं सकते। सीलिंग एक्ट ये कहता है कि आप सीलिंग से ज्यादा जमीन ले सकते हो, लेकिन वो पब्लिक पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ये किसानों की जमीन ट्रेडिंग करने के लिए नहीं थी। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है कि इसमें राजस्थान सरकार के लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट। जी, संजय झा जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपसे पूछ नहीं पाए, इस बीच में लोग आते चले गए। लेकिन अब हमारा सवाल है, कांग्रेस के भीतर या कांग्रेस की जो परंपरा रही है, हमने देखिए शुरुआत आप ही से की थी कि दरअसल एक दामाद फिरोज गांधी भी थे और एक दामाद रॉबर्ट वाड्रा भी है। ये मसला दामाद का है या ये लगता है कि जी नहीं, बिल्कुल चीजें पाक साफ है, संयोग से दामाद बिजनेसमैन है, पॉलिटिशियन नहीं है? संजय झा जी। देखिए प्रसून जी, हमें ये याद करना चाहिए कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी अब एक राजनीतिक दल के नेता बनना चाहते हैं या है। भाजपा तो हमेशा कांग्रेस सरकार पे ही वो निशाना लगाती, विपक्षी दल है, वो उनका शायद काम है, चाहे सही हो या गलत हो वो वही करेंगे। यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा एक निजी व्यक्ति अपना व्यापार कर रहा है, लेकिन उनको क्यों निशाना बनाया गया है? उनके जैसे इस देश में करोड़ों व्यापारी हैं, बिजनेसमैन है, जो उनसे बहुत ही ज्यादा करोड़ों में पैसा कमाते हैं, लेकिन उन पर इसीलिए को निशाना लगाया गया क्योंकि वो गांधी परिवार से वो उनका रिश्ता है और उससे कांग्रेस यदि उन पर आरोप लगेगा, उन पर कोई कीचड़ फेंकेगा, तो उस गांधी परिवार, कांग्रेस सरकार सब एक साथ सब घायल हो सकता है। ये तो एक राजनीतिक एक षड्यंत्र है। लेकिन मैं जवाब देना चाहूंगा, जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाया था, वो बिल्कुल हमेशा जैसे अरविंद केजरीवाल आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। अशोक खेमका का जो रिपोर्ट है, उसके विरुद्ध तीन आईएएस ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर्स हरियाणा सरकार का, उन्होंने कहा है कि अशोक खेमका का रिपोर्ट गलत है, उसको उन्होंने अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो रद्द किया था रॉबर्ट वाड्रा का जो सेल था डीएलएफ के साथ, वही अनुचित रहा है। इसके बारे में अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था संजय जी, हम देखिए बता दें, केजरीवाल की तबीयत खराब थी, वो चले गए। खत्म करने दीजिए। देखिए, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात संजय जी की, हमको लगता है आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अभी आपने कहा इस देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से सौदा करते हैं। हम आपसे एक नाम जानना चाहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा की तरह कोई एक नाम इस देश में आप हमें ले दीजिए आज स्क्रीन पे कि इस शख्स ने इस तरीके से जमीन ली है और इस तरीके से जमीन बनाई है और लाखों करोड़ कमाए। एक नाम आप बताइए। आपको प्रसून जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप पहले ये समझिए कि प्रॉपर्टी का जो बिजनेस होता है
उसमें दुनिया भर का यही तजुर्बा है कि उसमें बहुत लोग जमीन जब खरीदते हैं, जो समझदार है वो जमीन खरीदते। जो हरियाणा में जो पहले एक समय गांव हुआ करता था, आज डीएलएफ में जो लोग वहां जितने भी जमीन खरीदे हो वो महाकरोड़पति बन चुके हैं। इसमें कोई आदमी खरीदता है बिजनेस के लिए, कोई खरीदता है अपने घर के लिए, नफा यदि किस्मत अच्छा रहे तो किसी का भी हो सकता है। एक रियल एस्टेट यदि कोई इन्वेस्टर हो, वो अपनी चतुराई, अपने अनुमान, अपना जो उसका जो भी एक्सपेक्टेशन होगा कि भविष्य में जाके क्या लाभ होगा, वो एक बंजर जमीन यदि राजस्थान में खरीदा है तो वो उसका एक हक है ना। आप इस पर ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि यदि सरकार ने कोई कानून बदला है तो क्या उसका फायदा सिर्फ रॉबर्ट वड्रा को होगा राजस्थान में? आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि आज भारत में ढेर तरीके से नए नए सिटीज बनाए जा रहे हैं। भारत में जमीन का दाम हर जगह बढ़ रहा है। ये इसका फायदा जिनके पास जमीन जिन्होंने पहले खरीदा है वो सबको हो रहा है। यहां पर ये आरोप रॉबर्ट वड्रा पे यही हमेशा लगातार आ रहा है कि सरकार ने आपको फायदा दिया है। यदि है तो आप सबूत पेश कीजिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए। आप सारी बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन एक बात बार बार निकल जा रही है, हम दस्तावेज रॉबर्ट वड्रा को लेकर ही आए हैं। आप हमको एक पहवा मिला दीजिए ना, जो हम ही को पैसा दे, हम ही को जमीन दे, फिर हम ही से जमीन खरीद ले कई गुना ज्यादा। एक पहवा बताइए, कोई नाम बताइए आप, ऐसा कोई शख्स है इस देश में? तो यही तो हम आपसे जानना चाहते थे। मैं आपको बताता हूं। मैं आपको देखिए, जो स्टॉक्स में मैं बता देता हूं, वही जमीन में भी बहुत बार होता है। स्टॉक्स में यदि मान लीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं दूसरा कंपनी में खरीदना चाहता हूं, तो मुझको कोई लोन देगा और उस लोन से लेके मैं दूसरी कंपनी खरीद के मैं वापस लोन कर सकता हूं। इसको लेवरेज बायआउट कहा जाता है। कोई विचित्र या कोई अजीब बात नहीं है। लैंड में भी मान लीजिए कुछ लोग स्पेशलिस्ट है, कोई बड़ा कंपनी की तरफ चले गए, हम मतलब इस देश की जमीन की बात कर रहे हैं। मलिक साहब, आप जब बोल रहे हैं, मलिक साहब मुस्कुराए जा रहे हैं लगातार। मलिक साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? जो बात सजा जा कह रहे हैं। मलिक साहब का भी टिप्पणी सुनता हूं। मेरे हिसाब से जो मैंने बैलेंस शीट देखी है, मैंने पहले भी कहा कि सीड कैपिटल नहीं है उसमें, और जो अकाउंटिंग एंट्रीज में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज नजर आ रही है, वो ये लगता है कि अब्यूज ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज किए गए हैं। और अपरेंटली ये भी लगता है कि फ्रेक एंट्रीज की गई हैं जस्ट टू एंटर द प्रॉफिट्स। इस बात को मैं जब तक बुक्स ना देखूं नहीं कंफर्म कर सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर आप 3-4 साल की बैलेंस शीट देखें और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो खैर इन्होंने फाइल ही नहीं किया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, लेकिन जो बैलेंस शीट देखें तो उसमें जिस आदमी से परचेज की जा रही है उसी का पैसा आया है, उसी के पहले उसको क्रेडिट लोन दिखाया गया है। जब किसी ने पॉइंट आउट कर दिया, उस लोन को सन्डी क्रेडिटर दिखा दिया गया, यानी उसका पैसा देना है, और साथ ही रजिस्ट्री करा दी गई उस लैंड की। एक तरफ क्रेडिटर खड़ा हो गया, एक तरफ लैंड खड़ी होगी। अब वो लैंड के एडवांसेस आ गए उसको बेचने के लिए, वो सेल नहीं होती, एडवांसेस आ जाते हैं और पैसा इकट्ठा हो जाता है, वो बैंकों में डिपॉजिट हो जाता है। अगर आप बैलेंस शीट्स देखें तो ये टोटली एक वेल प्लान फाइनेंशियल चीजें हुई हैं जो कि कलूसिव है। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये कलूसिव ट्रांजैक्शन रखती है। ये तो जांच अथॉरिटीज ही देखेंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देखेगा, और अगर उनको देखने दिया जाए तो मेरे हिसाब से तो ये लकीर आप ये बड़ी लकीर खींचते, उनको देखना हमें बोला जाता है। संजय जी आ रहे हैं आपके पास। मेघवाल साहब एक बात बताइए, दरअसल 2009 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी राजस्थान में लाया गया था, और इसके लिए लैंड बैंक बनाना राज्यों शुरू करे ये केंद्र ने ही कहा था। लेकिन लैंड बैंक जो राज्य का है उससे बड़ा लैंड बैंक वाड्रा साहब का हो गया राजस्थान में। क्या ये माना जाए, या आपको लगता है राजनीतिक तौर पर कि केंद्र एक योजना लाता है, राज्य सरकार उसका खुलासा नहीं करती है, ऐलान नहीं करती है, बंजर जमीन की खरीद फरोख्त होती है, चीजें महंगी होती चली जाती हैं, और अप्रैल 2011 में ऐलान होता है जो 2009 में हो जाना चाहिए था? अगर योजनाएं ऐसी चल रही हैं तो रास्ता निकलेगा कैसे? मेरे पास देखिए पुण्य पसंद जी, पहले तो मैं संजय जी की बात पे मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसा कमाया। मैं कह रहा हूं, मैं बीकानेर से आता हूं, मैंने बीकानेर से लेकर के बाप, कोलायत, फलोदी, गदेर, बाड़मेर, जैसलमेर सारे एरिया को देखा है। खाली जमीन जो सीलिंग एक्ट से संशोधन हुआ है उससे रॉबर्ट वाड्रा के अलावा किसी को फायदा नहीं हुआ है। अगर एक नाम भी संजय जी के पास है तो मुझे बताएं। दूसरा मेरा ये कहना है कि सीलिंग एक्ट का संशोधन ही रॉबर्ट वाड्रा के लिए किया इन्होंने, और उसके बाद उसको नोटिफाइड नहीं किया।
अगर नोटिफाइड कर देते तो जो दूसरी कंपनियां हैं 722 रेपुटेड, वो भी डायरेक्ट किसानों से जमीन ले सकते थे। मेरा ये कहना है कि सीलिंग एक्ट में संशोधन करने का मतलब ये था कि जैसे आपने अभी जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन का नाम लिया, उसके तहत प्रोजेक्ट लगाने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया था। ये किसानों से जमीन खरीद करके ट्रेडिंग करने के लिए नहीं किया गया था। हमारा ये कहना है कि ये रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रेडिंग की है और सीलिंग एक्ट का वायलेशन किया है। राजस्थान सरकार के बैठे अधिकारियों के पदों के दुरुपयोग का फायदा उठाया है। इसकी जांच होनी चाहिए। सब रजिस्ट्रार भी पूछ लेता है 20 लाख से ज्यादा की कोई संपत्ति खरीदता है तो आपका सोर्स क्या है, तो इसमें रॉबर्ट वाड्रा से क्यों नहीं पूछ रहे कि आपका सोर्स क्या है? हमारा यही तो क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं। संजय जी, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको इस रूप में ना लीजिए कि ये कांग्रेस का मसला हो गया है। आप हमारा कांग्रेस चलाते जरूर है, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इस देश के नजरिए से भी तो सोचना शुरू कीजिए। इसका मतलब है कि कल अगर बीजेपी सत्ता में आ जाए, उनके दामाद भी निकल कर आ जाए, वो कार्रवाई करने लगे, कल कोई दूसरी पार्टी आ जाए, आप उस लहजे में क्यों नहीं आते हैं? देश के नागरिक के तौर पर क्यों नहीं अपने आप को रखना चाहते हैं? संजय जी, देखिए, मैं समझता हूं कि इस बात पर कोई सबकी सहमति है कि यदि कोई भी व्यक्ति, पार्टी या कोई संगठन जो भ्रष्टाचार करे, उसका खुलासा होना, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। प्रसून जी, बात में कुछ और कह रहा हूं। यहां पर आप एक निजी गैर सरकारी व्यक्ति के बारे में इतनी छानबीन करके बिना सबूत किए हुए हम लोग इतना आरोप लगा रहे हैं, इतना कीचड़ फेंक रहे हैं, कह रहे हैं कि जिम्मेदारी है, उनको आके बोलनी चाहिए। दूसरा उदाहरण दूंगा जो जिसमें मीडिया की जिम्मेदारी है। एक मिनट, यदि सबूत होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट, नहीं प्रसून जी, यदि सबूत होता तो इलाहाबाद हाईकोर्ट स्वीकार करता। उन्होंने कहा कि अखबारी रिपोर्ट से ही यदि आदमी जेल जाना शुरू कर दे तो हमारा तो जेल जाने की बात नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हम कि यहाँ, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, नहीं तो छानबीन, देखिए मैं एक निजी व्यक्ति हूं, आप हम पर आरोप लगा दे और उसीलिए कल पुलिस मेरे घर में आके छानबीन करना शुरू कर दे, मैं तो कहूंगा कि आप मुझको बिल्कुल मुझे परेशानी में डाल रहे हैं, मुझ पर जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं, मेरी छवि पर आप एक कलंक लगा रहे हैं, तो मैं तो खुद ही आप पर मैं कानून एक आरोप लगा सकता हूं। तो आप आरोप लगा दीजिए ना, हम तो डॉक्यूमेंट लेके बैठे हैं संजय जी, हम तो इस आधार से बता रहे, पूछना चाह रहे थे, और हम तो ये सोच रहे थे चूंकि आप तो हमारा कांग्रेस.com चलाते हैं, यदि अरविंद केजरीवाल जी के पास, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी के पास डॉक्यूमेंट्स अक्टूबर में थे, इकोनॉमिक टाइम्स में तो मैं 2 साल पहले ये रिपोर्ट पढ़ा हूं, ये जो बीकानेर से जो भी बोल रहे हैं, 2 साल में क्या बीकानेर के सिर्फ भजिया खा रहे थे क्या? क्यों नहीं जाके FIR लगाया था उन्होंने? दस्तावेजों की फेहरिस्त जाहिर तौर पर कई परतें खोलती है और एक सवाल यह भी खड़ा करती है कि दरअसल एक शख्स जो 1997 में गांधी परिवार से जुड़ता है, वो 2004 में सोचता है अब धंधा बदल दिया जाए, और 2005 से खेल शुरू होता है और आते आते 11,000 करोड़। ये दस्तावेजों का एक सिलसिला है। आप हमारे साथ जुड़े रहे संजय जी, मेघवाल साहब, मलिक साहब और अरविंद भी जुड़े हमारे साथ KT2 से। हम यहां पर देखिए चर्चा खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि, और जितने हमारे पास मैसेज आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दरअसल आप कितने परत को खोलिएगा, इन दस्तावेजों को किस रूप में कैसे दिखाइएगा। हम चर्चा यहां खत्म ये कह रहे हैं कि दरअसल एक फिल्म बहुत पहले आई थी आजादी के बाद ही, 2 बीघा जमीन, और 2 बीघा जमीन जब आई थी, नेहरू ने देखकर उसको कहा था अपने तौर पर कि दरअसल देखिए यही ईमान हम चाहते हैं, अपनी जमीन को वापस लेने का, लेकिन ये किसे पता था, सौदा बन जाएगा।